हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सतह रसायन में कोलाइडी तंत्र के बारे में और उसके वर्गीकरण, जैसे कोलाइडी तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसका जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम मुख्य रूप से प्रकाश डालेंगे। तो क्या क्या इसमें कोलाइडी तंत्र के वर्गीकरण में देखें। इसमें कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण, इसको मुख्य से चार आधार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पहला आधार है विलायक माध्यम, जिसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर तो परिक्षेपण माध्यम में कुछ नाम लेते हैं इसमें। जैसे देखिए, पहला इसमें एक एग्जाम्पल है इसमें परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम एक उदाहरण के लिए जैसे जल है, कोलाइडी विलयन में जल परिक्षेपण माध्यम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जल होगा परिक्षेपण माध्यम, तब उस कोलाइडी जो तंत्र होगा उसका जो नाम है, ये नाम पड़ेगा इसमें कोलाइडी तंत्र। इसे नाम दिया गया इसमें एल्को, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोसॉल, उसी प्रकार से हम इसको और एक्वासॉल भी कहते हैं, या एक्वासॉल, क्योंकि यहाँ पर एक्वा का सीधा मतलब जल से होता है या हाइड्रो का भी सीधा मतलब जल से होता है। इसलिए यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो जो कोलाइड विलयन बनेंगे हम उसे हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, या है कोई भी एक नाम ले सकते हैं, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। उसी प्रकार से दूसरा एक हम देखें इसमें एल्कोहल। तो यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो जो कोलाइडी तंत्र बनेंगे उसका नाम होगा इसमें एल्कोसॉल, अर्थात एल्कोहल उसमें कोलाइडी विलयन है। और खास करके हम यहाँ पर जब सॉल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं SOL, तब हम समझ सकते हैं अधिकांशतः परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होते हैं और परिक्षेपण माध्यम द्रव होते हैं, तब हम उस स्थिति में सॉल का प्रयोग करते हैं। अब आगे तीसरा चले, इसमें यदि बेंजीन लें विलायक माध्यम, जिसे यहाँ पर विलायक माध्यम नहीं कहेंगे, हम इसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो बेंजीन लेते हैं तब की स्थिति में इसका ठीक उसी प्रकार से बेंजोसॉल, उसी प्रकार से यदि वायु हो, एक अलग से उदाहरण हम लें इसमें, चौथा उदाहरण वायु हो परिक्षेपण माध्यम, तब की स्थिति में इसका जो नाम होता है वो एरोसॉल, इस प्रकार से मुख्यतः चार होते हैं अधिकांशतः, जिसको हम अधिकांशतः अध्ययन में जाते हैं। तो जल, एल्कोहल, बेंजीन या वायु परिक्षेपण माध्यम के रूप में अधिकांशतः प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए हम इसी के नाम के आधार पर इसको समझ रहे हैं। ये हो गया पहला आधार कि कोलाइडी तंत्र को हम किस प्रकार से नाम लें। इसमें किसके आधार पर चल रहा है नाम? परिक्षेपण माध्यम, प्रकृति का मतलब है यहाँ पर उनके नाम के आधार से चल रहा है। अब अगला चलें इसमें दूसरा वर्गीकरण का दूसरा माध्यम, हेडिंग डालिए दूसरा। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, या उल्टा भी समझ सकते हैं इसमें, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं, या अवस्था के जगह इसको प्रावस्था लिखें,
परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला बल इसके आधार पर, बल के आधार पर कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। यहाँ पर सीधा सीधा है, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, बल के आधार पर है। उसके मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं। इसमें पहला एक है इसमें द्रव स्नेही कोलाइड, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लायोफिलिक। अंग्रेजी नाम भी यहाँ पर जानिए, लायो, LYOPHILIC, लायोफिलिक। यहाँ पर देखिए द्रव स्नेही, तो क्या चीज़ है इसमें, इसको हम समझें, ये महत्वपूर्ण है कोलाइड में। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, पहले समझ लिए संक्षिप्त में। यहाँ पर इसको मैं पूरे शब्दों में न लिखते हुए कुछ शब्दों में इसको समझा रहा हूँ मैं। परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हम ला रहे हैं संपर्क में। किसके संपर्क में लाया हमने इसमें, परिक्षेपण माध्यम के, परिक्षेपण माध्यम। एक बार पुनः समझ लें, परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाया गया। तो जैसे संपर्क में लाएंगे तो इनके बीच में बहुत ही आकर्षण बल तेजी से लगते हैं, और इस प्रकार से यहाँ से रिजल्ट होता है इसका कि हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं, कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। इसमें अलग से कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से ही कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और आगे चलें इसमें समझने के इसको, और ये जो है मुख्यतः स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में लगने वाला बल, यहाँ पर खास बात है इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, बीच में उन दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो ये क्या होते हैं, अधिक आकर्षण बल होते हैं। अधिक आकर्षण बल होते हैं इसमें, इसलिए आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं यह मुख्यतः स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं का मतलब है जैसा बनाया गया है कोलाइडी विलयन वैसा ही रहेगा। यदि मान लीजिए इस कोलाइडी विलयन में आगे की कंडीशन यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये स्थायी होते हैं माने फिर से बदलता नहीं है। कोलाइडी विलयन तो कोलाइडी विलयन ही रहेगा, उसका जो गुण है वही दर्शाएगा। यदि मान लीजिए उस कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में हमने मिला दिया मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य को, विद्युत अपघट्य एक ही शब्द है, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं हम। तो जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं वह बहुत ही कम चांस है कि वह अवक्षेपित हो जाएगा। इसी को हम स्कंदन कहते हैं। अवक्षेपण, यहाँ पर अभी अवक्षेपण समझ लें। तो अवक्षेपण कैसा हो जाता है इसमें, अवक्षेपण कठिनाई से होते हैं। मान लो हो भी जाएगा तो कठिनाई से होगा, ये कठिनाई से क्या होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। ऐसे तो होते नहीं, मान लो अधिकांश, मान लो हो भी गया तो एक कठिनाई से होंगे, और फिर से मान लो हो भी गया चलिए, तो पुनः हम इसको क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो फिर से वो बन जाएगा, अवक्षेपित हो गया, अपने आयनों में टूट गया, तो फिर से हम उसको क्या बना सकते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अतः कैसा प्रकार का हो गया ये, उत्क्रमणी। अभी तक आयनित हो गया था या अवक्षेपित हो गया था, इसको यहाँ पर स्कंदित हो गया कहेंगे। आगे पुनः कोलाइडी विलयन बनते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है, इसी द्रव स्नेही कोलाइड का नाम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड।
तो उत्क्रमणी कोलाइट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि पुनः यदि कोलाइडी विलयन में कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ये सामान्य विद्युत अपघट्ट भी नहीं है इसमें, या दुर्बल नहीं है, बल्कि क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं, तो इसका मान लो अवक्षेपण हो भी गया, ऐसे तो होता नहीं, हो भी गया तो पुनः हम कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है? उत्क्रमणीय कोलाइट के नाम से भी जानते हैं, रिवर्सिबल कोलाइट। ये सामान्य एक बार पुनः समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। द्रव स्नेही कोलाइट परिचित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। इसमें कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। और ये जो विलयन बनते हैं कोलाइडी विलयन, ये कैसा होता है? स्थायी होते हैं। यदि मान लीजिए इसमें कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो अवक्षेपण उसका नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता, मान लो हो भी गया तो फिर से हम उसको वापस कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्क्रमणी कोलाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें इसमें मुख्य रूप से, यहाँ से यदि देखो यहाँ पर ये जो द्रव स्नेही कोलाइट है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। आगे यदि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम जल हो, परिक्षेपण माध्यम क्या हो? जल हो, तब की स्थिति में इसका जो नाम होता है इसमें कहते हैं जल स्नेही कोलाइट कहते हैं। एक बार पर समझ लें, द्रव स्नेही कोलाइट में यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तब की स्थिति में इस द्रव स्नेही कोलाइट का नाम और बदलता है। क्या नाम होता है उसका? जल स्नेही कोलाइट। तो जल स्नेही कोलाइट क्या है? द्रव स्नेही कोलाइट ही है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या है? यहाँ पर जल है। इसको हम अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइड्रो, हाइड्रो माने जल, हाइड्रोफिलिक, देखो शब्द वही है इसमें, फिलिक, हाइड्रोफिलिक कोलाइट, हाइड्रोफिलिक कोलाइट कहलाते हैं। और ठीक इसका उल्टा आगे चलेंगे। ये टॉपिक पहला माने परिचित प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले बल के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या हमने देखा इसमें? द्रव स्नेही कोलाइट या उत्क्रमणी कोलाइट। आगे ठीक इसका उल्टा देखेंगे, द्रव विरोधी कोलाइट। हेडिंग डालिए दूसरा, बी कीजिए। द्रव स्नेही के जगह में लिखेंगे द्रव विरोधी कोलाइट। इसका हो गया दूसरा प्रकार, जिसे बी लिख रहे हैं, द्रव विरोधी कोलाइट। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइट। तो द्रव विरोधी कोलाइट क्या है? इसका ठीक बिल्कुल उल्टा, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से कोलाइडी विलयन नहीं बनता, बल्कि किसी विशेष विधि के माध्यम से कोलाइडी विलयन बनते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाया गया तो कोलाइडी विलयन नहीं बनते। इसमें क्या किया जाएगा? किसी विशेष विधि की आवश्यकता होती है। विशेष विधि के द्वारा इन दोनों के संपर्क से कोलाइडी विलयन बनते हैं। और इसी कोलाइडी विलयन को हम द्रव विरोधी कोलाइट कहते हैं। परिचित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से कोलाइडी विलयन नहीं बनता, बल्कि उसको विशेष विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और ऐसे कोलाइडी विलयन को हम द्रव विरोधी कोलाइट या लायोफोबिक कोलाइट कहते हैं। आगे समझें उसका ठीक, जैसे द्रव स्नेही में हम पढ़ रहे थे उसी प्रकार से इसमें कोलाइडी विलयन में यदि कोई हम प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाएं, प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं, तो क्या होगा? ये जो कोलाइडी विलयन है इसका स्कंदन हो जाएगा। अभी अवक्षेपण समझ लीजिए,
स्कंदन हो जाएगा या अवक्षेपण हो जाएगा। और जब स्कंदन हो जाएगा तो पुनः हम इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये मुख्य बात है इसमें, फिर से हम इसे कोलाइड विलयन नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से जो कोलाइड है इसको क्या कहा गया है इसमें, द्रव विरोधी कोलाइड। और यह मुख्यतः कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। देखिए वहाँ पर उल्टा हो रहा है, जो द्रव नहीं था वो कैसा था, वो स्थायी था, जबकि द्रव विरोधी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी कोलाइड हैं। अस्थायी का मतलब है हम जैसे बनाए हैं कोलाइड वैसे ही नहीं रहेगा, तो उसको स्थायी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से पदार्थ मिलाते हैं जिसे कहा गया है स्थायी कारक पदार्थ। एक अलग सा शब्द है इसमें, स्थायी कारक पदार्थ। क्या है स्थायी कारक पदार्थ, वह पदार्थ जो इस द्रव विरोधी कोलाइड में मिला देने पर द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व को क्या करता है, बढ़ा देता है। अर्थात जो अस्थायी थे अब क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे स्थायी हो जाएंगे। अर्थात कोलाइडी विलयन के जो गुण दर्शाते हैं वही रहेगा सेम। तो इस प्रकार से इस पदार्थ को क्या कहा गया है, स्थायी कारक पदार्थ कहते हैं। स्टेबिलाइजिंग एजेंट कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। अब इस प्रकार से ये हो गया परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से नहीं बनता, बल्कि किसी विशेष विधि द्वारा बनते हैं। और यह जो कोलाइडी विलयन बनता है कैसा है, वो अस्थायी होते हैं। और इसमें कोई प्रबल वितफल मिलाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्कंदन या अवक्षेपण हो जाते हैं, हम जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइड, इरिवर्सिबल कोलाइड कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए यदि इसमें जल मुख्य रूप से परिक्षेपण माध्यम हो तो नाम क्या कहलाएगा, इसमें द्रव के जगह में क्या हो जाएगा, जल शब्द आ जाएंगे, तो नाम बन जाएगा इसका जल विरोधी कोलाइड। अब अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड। लायो के जगह में क्या करेंगे, हाइड्रो शब्द करेंगे, इसमें हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक कोलाइड। सेम उसी प्रकार से केवल यहाँ पर लायो के जगह में हम क्या कर देंगे, शब्द को हाइड्रो शब्द जोड़ेंगे। बाकी तो फोबिक है, फोबिक का मतलब रिपल्सन करने वाला, अब फिलिक का मतलब है चाहने वाला, इसी से बना हुआ शब्द। ये विरोधी माने हटा रहा है उसको, और स्नेही माने उससे आकर्षण हो रहा है। तो ये यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कैसा है, वो दुर्बल है। इसीलिए आसानी से इनके मध्य में संपर्क मात्र से नहीं बन पाया बिल्कुल, जबकि उसको हम क्या कर रहे हैं, कोई विशेष विधि के द्वारा हम इसको बनाते हैं। ये हो गया दूसरा इसका वर्गीकरण का आधार। आगे तीसरा हम समझेंगे इसमें इसका अंतर, ये कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। ये दूसरा प्रकार था परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला बल। अब तीसरा इसका जो आधार है कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। कोलाइड के कणों में उपस्थित आवेश, कोलाइड या इसको परिक्षिप्त प्रावस्था भी कह सकते हैं, कोलाइड कण कहा गया है इसमें। कोलाइड कण में उपस्थित आवेश के आधार पर तो उसमें कौन कौन से आवेश होते हैं, तो कोलाइडी विलयन में थोड़ा सा अपन अच्छे समझें। कोलाइडी विलयन में जो आवेश होता है वह कोलाइडी कण के आवेश के कारण से उसमें आवेश आते हैं। तो कोलाइडी कण में कौन सा आवेश है उसी के आधार पर कोलाइडी विलयन में भी आवेश बन जाते हैं। तो क्या होगा, इसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला, इसी का वर्गीकरण करें और आगे, तो ये पहला होता है इसमें धनावेशित कोलाइडी विलयन।
पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन। तो धनावेशित क्या होंगे? कोलाइडी कणों में धनावेश होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम रखेंगे इसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका जो कोलाइडी विलयन होता है वह धनावेशित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आवेश वाले उपस्थित होते हैं। यदि आवेश का परीक्षण करेंगे तो ये धनावेशित होते हैं। उसी प्रकार से कुछ नाम लेते हैं इसमें, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, इनका जो कोलाइडी विलयन, ऐसा और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें कुछ दो यहाँ पर उदाहरण को बताया जा रहा है इसमें। तो इनके जो कोलाइडी विलयन होते हैं इसमें धनात्मक आवेश पाए जाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है वो धनावेशित कोलाइडी विलयन। ठीक उसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा होगा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। जिसका दूसरा प्रकार बी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, क्या कोलाइड भी कह सकते हैं, ऋणावेशित कोलाइड या कोलाइडी विलयन। केवल कोलाइड भी बोल सकते हैं हम, ऋणावेशित कोलाइड। तो इसमें क्या हो गया इसका उल्टा, इसमें ऋणात्मक आवेश होंगे। टोटल जो कोलाइडी विलयन होगा उसमें ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। तो इसमें ऋणात्मक आवेश क्यों पाए जाते हैं? उसमें जो कोलाइडी कण हैं उसमें मुख्यतः आवेशित हो जाते हैं और वह ऋणावेशित होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित कोलाइड कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, AU सोना का जो कोलाइडी विलयन होता है वह ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और है इसमें, जैसे चांदी का जो कोलाइडी विलयन है, चांदी माने Ag सिल्वर, AU यानी सोना गोल्ड। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे मरकरी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, CD कैडमियम के सल्फाइड। इनका जो बना हुआ कोलाइडी विलयन, इसका साल समझे अभी, फिर आप जितना पढ़ रहे हैं इसमें साल लेते हैं। किसका साल लें इसमें? सिल्वर का साल, गोल्ड का साल, कैडमियम सल्फाइड का साल। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सरल एग्जाम्पल, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। इन सब का हम साल अलग अलग है। आर्सेनिक सल्फाइड का साल ऋणावेशित, गोल्ड का साल ऋणावेशित, Ag का साल ऋणावेशित, कैडमियम सल्फाइड का साल ऋणावेशित। इस प्रकार से उसमें ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ऋणावेशित कोलाइड कहते हैं। अब आगे चौथा प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ये हो गया तीसरा, आवेश के कारण से या उसमें उपस्थित आवेश के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। चौथा इसका आधार है इसमें मुख्य रूप से आणविक कण के आधार पर या आणविक आकार के आधार पर, आणविक आकार के आधार पर। ये सभी परिचित प्रावस्था के आणविक आकार हैं। अणु का जो आकार है उसके आधार पर कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण किया गया इसमें। तो पहला क्या, इसमें आणविक आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण, इसमें 3 प्रकार से हैं। इसमें से पहला है, इसे कहते हैं हम बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा है इसमें, इसका नाम होता है बृहत आणविक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड। और तीसरा मिसेल या मिसेलर तंत्र भी कहते हैं। मिसेल यहाँ पर समझेंगे इसमें। एक बार समझ लें पुनः, बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा नाम है बृहत आणविक कोलाइड और तीसरा नाम क्या है, मिसेल। किसके आधार पर है, उसमें जो विलय कण हैं उनके आणविक आकार, अणु का जो आकार है, जिन कणों से मिलकर बना उसके आकार के आधार पर उपस्थित है। आप अब इसको पहले नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए।
आइए हम यहाँ पर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक बार इसको देख रहे हैं। इसमें बहुआण्विक कोलाइड को अंग्रेजी में कहते हैं हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। उसी प्रकार से यहाँ पर बृहत के लिए अंग्रेजी में यहाँ पर मैक्रो, MACRO, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। और यहाँ पर देखिए मिसेल होते हैं, इसको हम दूसरे नाम से संगुणित कोलाइड कहते हैं। हालांकि मिसेल ही है वो, लेकिन यहाँ पर जब समझेंगे इसको तो अभी नाम कहाँ पर चले, इसमें इसको हम संगुणित कोलाइड कहें। इसमें संगुणित कोलाइड यहीं से बनेगा, नाम आखिरी में मिसेल, लेकिन फिलहाल कोलाइड के नाम से संगुणित कोलाइड कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। अब आप एक एक का थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये बहुआण्विक कोलाइड क्या है, बहु और एक है बृहत शब्द। बहु माने बहुत से, अभी समझ लीजिए, उसमें परमाणु या जो अणु होते हैं उनके समूह होते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में कहें यहाँ पर तो क्या है, ये परमाणु या कणों के समूह होते हैं। जो कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, जिसको हम कोलाइडी कण कहेंगे, वो कण कैसे होते हैं, परमाणु या अणु के समूह होते हैं। खास करके परमाणुओं के समूह, परमाणु या अणुओं के समूह होते हैं, झुंड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे सल्फर। देखिए सल्फर का जब हम अणु सूत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं हम, S8 लिखते हैं, यानी एक अणु में 8 परमाणु है। एक अणु में 8 परमाणु, तो स्वयं में 8 परमाणु मिलकर के एक अणु बना है। जब इसका हम बनाएंगे, सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाएंगे, तो वहाँ पर जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसका नाम क्या कहलाएगा, बहुआण्विक कोलाइड कहलाएगा। उसके बाद सोना का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें थोड़े से उदाहरण, इसमें सोना का, चांदी का, इनका जो एग्जाम्पल है क्या होगा, छोटे से भाग में सोना के ढेर सारे कण होते हैं। ठीक है, चांदी का लेंगे तो थोड़ा सा भाग होगा, हमको दिख रहा है एक नहीं है, उसमें असंख्य परमाणु उपस्थित हैं छोटे से भाग में, तो उनके द्वारा बनाया गया कोलाइड कौन सा कहलाएगा, यहाँ पर बहुआण्विक कोलाइड कहलाएंगे। अब आगे चलें, दूसरा बृहत आणविक कोलाइड। बृहत यहाँ पर देखो अंग्रेजी में शब्द है मैक्रो, माइक्रो का उल्टा होता है मैक्रो। माइक्रो माने सूक्ष्म, मैक्रो माने उसका उल्टा बृहत हिंदी में। बृहत का मतलब है यहाँ पर अणुभार से संबंधित है। जो कोलाइडी विलयन बनाने जा रहे हैं वो स्वयं में एक बड़े अणु होते हैं। यहाँ पर बड़े शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। स्वयं जो कण होते हैं, जो कोलाइडी कण बनाने जा रहे हैं, विलयन, कोलाइडी विलयन, वो कैसे होते हैं, स्वयं बड़े अणु होते हैं, स्वयं बड़े अणु होंगे, अर्थात उनका अणुभार, यहाँ पर बड़े अणु का मतलब क्या होता है, अणुभार से बहुत अधिक अणुभार वाले होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर समझने के लिए, स्टार्च, एक बहुत बढ़िया उदाहरण इसमें स्टार्च। उसी प्रकार से सेलुलोज, जब हम इसका स्टार्च का, सेलुलोज का जब हम कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो स्वयं स्टार्च बहुलक है। यहाँ पर सरल शब्द में कहेंगे तो जितना एग्जाम्पल लिया जा रहा है सभी क्या है, बहुलक हैं। और जब बहुलक का हम कोलाइडी विलयन बनाएंगे, बहुलक का मतलब ही है जिसमें अणुभार उच्च होते हैं, तो स्टार्च का बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये बृहत आणविक कोलाइड कहलाएगा। उसी प्रकार से आगे चलें, संगुणित कोलाइड। मैं इसको मिटा रहा हूँ आगे ऊपर का। तीसरा प्रकार हम देख रहे थे इसमें संगुणित कोलाइड, सॉरी सी लिखे थे बीसी, संगुणित कोलाइड। तो संगुणित कोलाइड क्या है, देखिए जैसे एक कोलाइड विलयन बना रहे हैं, इसमें कोलाइडी विलयन। कैसे कोलाइडी विलयन बनेगा, जो कम सांद्रता पर, यहाँ पर दो, यहाँ पर लिखा है इसमें, यदि सांद्रता कम कर दें, कम सांद्रता होगा, और एक उसी कोलाइडी विलयन का हम सांद्रता को अधिक कर दें,
अधिक सांद्रता। तो इन दोनों पर यह अलग अलग प्रकार के गुण दर्शाते हैं। तो कम सांद्रता होने पर वह विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार। और दूसरे यहाँ पर देखिए, उसी पदार्थ को हम जब कोलाइड बिल बना रहे हैं, सांद्रता को अधिक कर दिए, तो अधिक सांद्रता पर वह मुख्य रूप से कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं। कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं, या कोलाइड का गुण दर्शाता है। देखो यहाँ खास फर्क है, जिस पदार्थ का हमने कोलाइड बिल बनाया है, यदि कम सांद्रता हुआ तो वह विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार कर रहा है, और वही पदार्थ अधिक सांद्रता हो जाता है तो किसके समान व्यवहार कर रहा है? कोलाइड के गुण दर्शा रहे हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनके जब हम कोलाइड बिल बनाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? संगुणित कोलाइड कहते हैं। और वैसे कणों को यहाँ पर नाम दिया गया है, मिसेल नाम दिया गया है। एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, मिसेल। तो मिसेल क्या है? ऐसा कण जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, और अधिक सांद्रता होगा तो किसके समान काम कर रहा है वह, या किसके समान व्यवहार करता है वह? कोलाइड की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को या ऐसे कणों को क्या कहा गया है? मिसेल कहते हैं। तो एक निश्चित सांद्रता होती है तभी वह दोनों के गुण दर्शाएंगे। उससे कम हुआ तो विद्युत अपघट्य भांति, उससे ज़्यादा हुआ तब वह कोलाइड के गुण को दर्शाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर मिसेल। आगे चलें, इसमें एक टॉपिक है, इसमें इसी संबंधित क्रांतिक मिसेल सांद्रण हेडिंग डाल रहे हैं हम इसमें। क्रांतिक मिसेल सांद्रण। अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल, इसके लिए संक्षिप्त में क्रिटिकल के लिए सी, इसको हम साइड में लिख रहे हैं, क्रिटिकल सी, मिसेल, मिसेलर है एम, और कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, तो संक्षिप्त में होगा CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है, सुन लीजिए इधर से अच्छे से। एक सांद्रता को बता रहा है, तो वह सांद्रता या वह सांद्रण जिससे कम होने पर वह विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत अपघट्य का गुण या व्यवहार दर्शाता है। और उस सांद्रता से अधिक हो जाए, कम हो गया तो यहाँ से हो गया विद्युत अपघट्य, और उससे अधिक हो जाता है सांद्रण, तो उस सांद्रण पर वह कोलाइड के गुण दर्शाते हैं। कोलाइड का गुण। तो उस सांद्रण का नाम दिया गया है क्रांतिक मिसेल सांद्रण। वह सांद्रण या वह सांद्रता जिससे कम हो जाने पर वह विद्युत अपघट्य का गुण दर्शाते हैं, और उससे अधिक होने पर वह कोलाइड का गुण दर्शाते हैं। इसे उस सांद्रण को क्या कहा गया है? क्रांतिक मिसेल सांद्रण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिटिकल, उसके लिए C, मिसेल के लिए M, और कॉन्सेंट्रेशन शब्द से बनता है सांद्रण। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण लेते हैं हम इसमें। उदाहरण साबुन, मुख्य एक उदाहरण लेते हैं इसमें, साबुन। साबुन एक इस मिसेलर तंत्र का एक उदाहरण बन जाएगा। यहाँ पर देखिए साबुन का सांद्रण 10 का घात ऋण 3, इसको लिखें हम कैपिटल M। कैपिटल M यानी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में, बिलियन पार्ट में, उसमें एक टॉपिक आता है कैपिटल M, सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो क्या सांद्रता है ये? इसी को हम कहते हैं मोलरता। इसी को संक्षिप्त में कहेंगे तो इसको दूसरे शब्दों में कहें 10 का घात ऋण 3 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में 10 का घात ऋण 3 मोल पदार्थ घुला हुआ है।
तो इस प्रकार से ये जो सांद्रता है साबुन के लिए है, इसका मान ये साबुन का क्या है, ये CMC है। यहाँ पर समझ ले साबुन का CMC का मान कितना होता है, CMC है 10⁻³ चाहे मोल प्रति लीटर का हो चाहे कैपिटल है, दोनों का मतलब एक ही है। मानिए इस सांद्रता से यदि कम हो जाएगा तो वह विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, और इस 10⁻³ मोल प्रति लीटर से ज़्यादा हो जाएगा या अधिक होगा तब क्या बनेगा, वो कोलाइड के गुण दर्शाएंगे, वही साबुन, दोनों गुण दर्शा रहे हैं इसमें। इसीलिए साबुन एक मिश्रर तंत्र का एक बढ़िया उदाहरण है इसमें। आइए हम इसमें इसी उदाहरण को लेकर के हम समझें साबुन के जो कार्य होते हैं, साबुन कपड़े से गंदगी को कैसे दूर करती है, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। मिश्रर तंत्र में एक और मुख्य उदाहरण है साबुन के अलावा डिटर्जेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो हेडिंग डालें इसमें साबुन की क्रियाविधि। साबुन की क्रियाविधि क्या है, उसके पहले देखें साबुन क्या है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम इसको, सोप। हम इसको डेली यूज करते हैं। साबुन क्या है, मुख्य से सामान्य सूत्र में देखते हैं RCOON ऐसा लिखते हैं हम, या के भी लिखते हैं, इसके जगह में RCOOK। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ये यहाँ पर उच्च वसा अम्ल, जैसे संक्षिप्त कहें उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये परिभाषा साबुन की, रसायन में साबुन किसे कहते हैं, उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र इस प्रकार से हम लिख सकते हैं RCOONA या RCOOK। पोटेशियम सोडियम दोनों हो सकते हैं। नहाने वाला जो साबुन होता है इसमें पोटेशियम होते हैं, और जो कपड़ा धोने वाला होता है उसमें सोडियम होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर R, अब यहाँ पर सीधा सीधा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। R मतलब है उच्च एल्किल समूह, उच्च एल्किल समूह। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक लेते हैं, इसमें R की जगह में C17H35, माने 2-3 कार्बन वाले नहीं, ढेर सारे कार्बन है इसमें। C17H35, बाकी यहाँ पर है COONA, और इसका पूरा नाम है स्टेरिक अम्ल से बना हुआ है। इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। क्यों स्टेरिक अम्ल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फार्मिक एसिड से बनता है तो फार्मेट, एसिटिक अम्ल से बनता है तो एसिटेट, वैसा स्टेरिक अम्ल से बना है। स्टेरिक अम्ल C17H35 COOH, और वहाँ से H हटा करके NH जोड़ा गया है, यौगिक बनाया गया, तो ये बन गया सोडियम स्टीरेट। अब ये साबुन का एक बढ़िया उदाहरण है इसमें। अब इसके यहाँ पर 2 भाग होते हैं साबुन में। देखिए जब इसको पानी में घोलेंगे तो यहाँ से अलग अलग हो जाएगा, Na+ के रूप में अलग हो जाएगा, और C17H35CO अलग हो जाएगा। इसी को हम संक्षिप्त में यहाँ पर R लिख रहे थे। R माने C17H35। अभी फिलहाल ऐसे दूसरे भी हो सकते हैं, 15 कार्बन वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुख्यतः अभी 17 कार्बन को लिया जा रहा है इसमें। इसकी क्रियाविधि को समझने के यहाँ पर साबुन के बारे में हम समझें। इसमें देखिए इस यहाँ पर CH3 है, 17 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये हो गया यहाँ पर 17, और आखिरी में है यहाँ पर COO। देखिए यहाँ पर जल में घोलेंगे तो अपने आयनों टूट जाएगा, CO भाग माइनस में, और Na तो प्लस के रूप में हट चुका है। इसी को संक्षिप्त में आप बनाओगे दर्शा करके ऐसा बना सकते हैं, ऐसा
देखिए इस प्रकार से ऐसा बनाते हैं, 17 बनाना है, एक कार्बन है, कुछ नहीं कहा मैंने, CH3 है, ये आखिरी में कार्बन है, एक ही बंद है तो इधर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये साइलेंट है, माने साइलेंट माने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हम संक्षिप्त में लिखते हैं। यहाँ पर देखो मोड़ बना है, ज्वाइंट है, तो यहाँ पर कार्बन है, सब कार्बन है, तो यहाँ पर एक बंद 2 बंद है, तो यहाँ पर सीधा सा 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक बढ़ा दिए। अब आखिरी में क्या कर सकते हैं, यहाँ से CO, एक ही मतलब है दोनों का। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या होते हैं। अब मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूँ, ये 2 भाग है, ये पूंछ वाला भाग है इसका, यहाँ से जो भाग है पूंछ भाग कहलाते हैं इसके, टेल। और ये जो आवेशित भाग है इसको क्या कहते हैं हम, सिर वाला भाग। और यह मुख्यतः क्या होते हैं, ध्रुवी होते हैं, आयनित होते हैं, जबकि उसका पूंछ वाला भाग कैसा होता है, अध्रुवी होते हैं, माने आयनित नहीं होते। और हम दूसरे शब्दों में देखेंगे, ये जो पूंछ वाला भाग है मुख्यतः यह जल विरोधी होते हैं, जल विरोधी। इसी को हम उल्टा कहेंगे तो जल विरोधी की उल्टा होता है तेल स्नेही, तेल स्नेही, जबकि उसका जो ध्रुवी भाग होता है उल्टा होता है, यह जल स्नेही होते हैं। ये पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ जल स्नेही, या इसी को कहेंगे उल्टा तो तेल का विरोधी हो जाएगा यहाँ पर, जल स्नेही या तेल विरोधी। ये ध्रुवी भाग है, सिर भाग कहते हैं, यही जल स्नेही भाग है, यही तेल विरोधी भाग है। यहाँ तो समझ आ गया होगा, ये पूंछ वाला भाग और ये सिर वाले भाग। अब क्या होगा आगे देखिए, अब जब कपड़े की गंदगी दूर होती है तो किस प्रकार से कपड़े की गंदगी दूर होती है, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। ये मान लीजिए यहाँ पर एक कपड़ा है, चलिए इसमें कुछ गंदगी है, गंदगी के रूप में आप ये समझ लीजिए क्या गंदगी होता है। हम सब जानते हैं हमारे कॉलर है, कॉलर में खास करके तेल रहते हैं, कहाँ से आता है, क्योंकि हम मुख्य से स्तनधारी हैं, स्तनधारियों की मुख्य पहचान होती है उसमें तेल ग्रंथियाँ पाई हैं, तो तेल शरीर से अपने आप निकलता है, वायुमंडल धूल के कण हैं अपने आप चिपक जाते हैं, छोटे छोटे कण, और वही क्या बन जाता है, गंदगी बन जाती है। इसी में सामान्य शब्द में क्या बोल रहे हैं, इसमें ग्रीस के समान बन जाते हैं, तो ग्रीस बोल रहे हैं हम। ठीक, गंदगी हो गया, कपड़े में गंदगी, जहाँ जहाँ टच होता है, यहाँ पर भी होता है, अक्सर होते हैं, सभी के होते हैं, कॉलर में होते हैं, जहाँ जहाँ सीधा टच होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रीस हो गया, ये कपड़ा है, अभी फिलहाल समझ लीजिए कपड़ा है। अब यहाँ पर जब साबुन लगाते हैं तो झाग बनता है, और झाग में अभी समझ लिए झाग का सूत्र माने इसका संकेत कैसा बना रहे हैं। तो झाग में क्या हो रहा है, देखिए इस प्रकार से एक ध्रुवी भाग माइनस भाग और इसके पूंछ वाला भाग इस प्रकार से अभी बनाए, अभी केवल सांकेतिक बना रहे हैं कि उसका झाग वाला भाग है, समझ लीजिए। ऐसे ढेर सारे झाग हैं, अभी समझाने के लिए इस प्रकार से हम इसको दर्शा रहे हैं। ये झाग हो गया, चलिए ये सभी कौन सा भाग होते हैं, ध्रुवी भाग कैसे होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। पूंछ वाला भाग है, तो पूंछ वाला भाग क्या होता है, ये पूंछ वाला भाग हम अभी पढ़े तेल स्नेही होता है, देखिए इधर से तेल स्नेही, तो जिधर ये जो तेल हैं, अभी तेल समझ लीजिए, ग्रीस माने तेल एक प्रकार से है, तो जिधर तेल के बूंद रहेंगे या ग्रीस रहेगा उधर इनके पूंछ वाला भाग रहेंगे, और सिर वाला भाग किधर रहेगा, वो जल स्नेही है, तो ये जल की ओर निर्देशित रहेंगे इस प्रकार से। तो कपड़ा साफ कैसे करते हैं, पहले कपड़ा को पानी में डालते हैं, फिर साबुन से साबुन लगाते हैं तो झाग बनता है, झाग के साथ में इस प्रकार से इस संकेत हो गया। अब क्या करेगा, ये जो झाग हैं कपड़े की गंदगी को, यानी ग्रीस जो बना हुआ है तेल आदि, इसको पानी में, एक शब्द है इसमें आप समझ लीजिए, पानी में पायस बना देते हैं। जो गंदगी है, गंदगी कपड़े की गंदगी अर्थात ग्रीस, यानी कि एक प्रकार का तेल है, दूसरे शब्दों में कहेंगे यहाँ पर तेल, इसको क्या करता है, ये झाग है ना, साबुन का झाग है, साबुन का झाग कपड़े में जो तेल लगा है या ग्रीस लगा है, इसको जल में पायस बना देता है,
इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? इमल्सन। इमल्सन बनाकर कपड़े से दूर कर देता है, कपड़े से दूर करता है, और इस प्रकार से कपड़े से गंदगी दूर हो जाती है। इसमें एक बार पुनः समझ लें, यहाँ पर एक कपड़ा है, इसमें गंदगी लगी। कहाँ से गंदगी लगा? अब यहाँ पर मैं इसी को आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा था कि मनुष्य जो है एक स्तनधारी प्राणी है, और स्तनधारी होने का मुख्य एक पहचान होती है स्तनधारियों में, उसमें तेल ग्रंथि पाए जाते हैं। जैसे पसीना निकलता है तो पसीना ग्रंथि है, वैसे पसीना के जगह, पसीना के अलावा तेल ग्रंथियाँ भी हैं, तो तेल भी निकलता है। उसी तेल के कारण से कपड़े में आ गया, तेल चिपक गया, और वायुमंडल के धूल कण, छोटे छोटे कण, हम हालांकि हमको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, हम जब किसी जगह पर बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद एक बहुत ही स्वच्छ स्थान, स्वच्छ मतलब यहाँ पर कोई भी धूल कण नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन हम वास्तव में देखेंगे तो ढेर सारे छोटे छोटे जो हमारी आंखों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे धूल के कण वहाँ पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और वही धूल के कण धीरे धीरे क्या होते हैं? कपड़े पर उस तेल के माध्यम से चिपक जाते हैं, और वही गंदगी बन जाता है। और वही गंदगी को हम अभी समझने के लिए क्या लिख रहे हैं? ग्रीस लिख रहे हैं। जब कपड़े को, बहुत ही हमारे दैनिक जीवन संबंधित है, हमको समझे रहना चाहिए। इस कपड़े को जब हम साफ करते हैं तो क्या करते हैं? सर्वप्रथम पानी पर डालते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर में साबुन को रगड़ते हैं, तो झाग बनता है। और झाग में उसका सूत्र, यदि संरचना देखें तो इस प्रकार से, जिसको हम अभी अध्ययन कर चुके हैं, इसका सिर वाला भाग होता है और पूंछ वाला भाग। सिर वाला भाग कैसा होता है? ये ध्रुवी होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। ध्रुवी माने आवेशित, प्लस या माइनस, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर? माइनस भाग है। उसका पूंछ वाला भाग कोई आवेश नहीं है, न प्लस है न माइनस, अध्रुवी हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग होते हैं। अब इस प्रकार से जिधर कपड़े में गंदगी है, यानी तेल है, उधर उसका पूंछ वाला भाग जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह कैसा है? जल का विरोधी है। जिधर जल नहीं है, अर्थात जिधर तेल है, उधर वो निर्देशित रहते हैं, उसका डायरेक्शन उधर रहेगा। और उसका सिर वाला भाग किधर रहता है? जिधर जल रहता है उधर रहते हैं। तो देखिए, इधर है जल अभी, और इधर है तेल, दोनों के बीच में अब यहाँ पर कनेक्शन बन गया झाग के द्वारा, और ये क्या कर रहा है? पायस बना दिया। ये झाग है पूरा, झाग ने क्या किया? इधर अभी जल है, इधर तेल है, इसको घोल करके इस तेल को उस पानी में घोल दिया, अर्थात क्या बना दिया? उसको पायस बना दिया। यही है दो अमिश्रण, हम उसको समझ चुके हैं। जब कोलाइडी तंत्र पढ़ रहे थे हम, अलग से नाम सॉल, जेल, एरोसॉल ऐसे नाम ले रहे थे, तो उसमें एक नाम आया था पायस। पायस क्या था? दो अमिश्रणी द्रव हैं, उनके कोलाइडी विलयन को, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जब दोनों के दोनों द्रव होते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रीस यानी तेल भी द्रव है और जल भी क्या है? द्रव है। तो दोनों अमिश्रणी होते हैं, इनका जो बना हुआ कोलाइडी विलयन है क्या कहलाता है? वह पायस कहलाता है। तो इस प्रकार से साबुन जो है झाग बनता है, और इस गंदगी को, तेल को पायस बना करके जल में घोल देती है। इस प्रकार से कपड़े से गंदगी दूर हो जाती है। उसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं इसमें। सामान्यतः साबुन के अलावा एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। ये सामान्य क्रियाविधि है, शायद समझ आ गया होगा। अब आगे चले इसमें। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक किसको हम अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहते हैं, डिटर्जेंट। जैसे हम लोग कुछ नाम लेते हैं, दुकान में आते हैं और घड़ी छाप या निरमा, व्हील, ढेर सारे, तो उसे इसमें डिटर्जेंट अंग्रेजी नाम, हिंदी में क्या कहते हैं? अपमार्जक। उसका कार्यविधि सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा सूत्र अलग है। एक एग्जाम्पल है इसमें, CH3 CH2 11 SO4 Na। यहाँ पर देखिए, जब इसको आयनित करेंगे तो Na प्लस में निकलेगा, और एक इसमें क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। सल्फेट है इसमें, इसको अपन अलग भी कर देते इस प्रकार से अभी, तो नाम एक साथ हो गया। इसका नाम है सोडियम। सोडियम के जगह में अब यहाँ पर, चलिए यहाँ पर सोडियम भी लिख देते हैं, सोडियम लारिल सल्फेट। नाम लिख लेंगे इस प्रकार से, सोडियम लारिल या लारेल भी लिख सकते हैं, सल्फेट।
ये क्या है, यहाँ पर एक डिटर्जेंट है। इसी प्रकार से और से नाम हैं, ढेर सारे नाम हैं, इसमें से एक नाम है डिटर्जेंट। अब हम यहाँ पर आज विराम देते हैं। धन्यवाद।